नमस्कार दोस्तों। मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत सल्तनत काल को हमने देखा था। सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए, जितनी भी वंशावलियाँ हुई, उनको हमने कंप्लीट देख लिया। लेकिन सल्तनत काल की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय का स्थापत्य और साहित्य, इन तीन चीज़ों को अभी भी हमको अलग से देखना है, क्योंकि देखा है हमने, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद में जो प्रश्न है वो बिल्कुल ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके गलत ना हो तो एक सेशन ज़्यादा ही सही। फैक्ट बेस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैच करने के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे और स्टेटमेंट बना के तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। इसके लिए यहाँ से तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जो ये सल्तनत काल था, सल्तनत काल में आपने देखा जितने भी शासक हुए वो सब इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे, है ना। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, या आपको मैंने बताया था कि एक आध आपको ऐसे भी पद पे लोग मिल जाएंगे जो कि हिंदू थे, लेकिन ऐसा कहना दूर दूर तक कहीं भी सही नहीं होगा कि ये धर्म सापेक्ष नहीं था। ये धर्म सापेक्ष राज्य था। उस समय जो भी व्यवस्था थी वो इस्लाम पर आधारित थी, इस्लाम ही राजधर्म था और उसी के आधार पर ये पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो संचालित होती थी। पूरा उसी के आधार पर इनका संचालन होता रहता था। अब अगर इस्लाम धर्म के आधार पर संचालन होगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होंगे वो आचरण करेंगे इस्लाम धर्म के आधार पर, यानी कि इस्लाम यहाँ पर एक तो प्रमुख हो जाएगा और कुरान की महत्ता बहुत बढ़ जाएगी, है ना। कुरान की महत्ता बहुत बढ़ जाएगी, उसी के आधार पर सब कुछ चलेगा। यद्यपि ये सारी चीज़ें तो जो आप देख ही रहे हैं, निजी जीवन जो था उस समय के सुल्तान का, निजी जीवन भी इस्लामिक कानूनों के अनुसार ही बंधकर उनको चलाना पड़ता था। जो भी प्रथाएं थीं वो सब इस्लाम धर्म के मुताबिक ही उस समय चल रही थीं। उस समय का जो सुल्तान है, सुल्तान खुद को खलीफा का नायब कहता था। खलीफा का नायब यानी कि खलीफा ने उसको भेजा है, खलीफा की तरफ से वो आया है ना। और खलीफा के अनुसार ही जो कुछ होना है होना है। और सिक्कों पर भी खलीफा के आपको जिक्र मिल जाएंगे, खुतबा मिल जाएगा, खुतबे का उल्लेख हो जाएगा सिक्कों पर, और खुतबों में हर जगह खलीफा आपको नज़र आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर था तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक इसको, मतलब पहले तो कुछ तो अपना देखता है, चलो ठीक है, अपना उसको मानकर चलता है, लेकिन यहाँ तक वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो इनकार कर देता है, खलीफा की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देता है, और वो मना करता है और खुद को खलीफा घोषित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा करता है और उसका पुत्र होता है मुबारक शाह खिलजी, वो भी ऐसा कर देता है। ये एक रूपरेखा रही, एक बैकग्राउंड रहा जो उस समय का शासन चल रहा था। लेकिन इस्लाम उसमें प्रमुख है, कुरान उसमें प्रमुख है। जितने भी नियम कानून बनेंगे तो ये सब इसी धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाले ही होंगे। अब प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुल्तान का पद तो सबसे महत्वपूर्ण हुआ ही करता था, सबसे प्रमुख होता था सुल्तान। और सुल्तान जो होता था वो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख होता था। सुल्तान दो प्रकार से चयनित किए जाते थे। सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो सुल्तानों का चयन दो प्रकार से होता था। एक तो वोटिंग करा ली जाए, यानी कि चुनाव प्रणाली से तो सुल्तान का चयन हो जाए, तो सुल्तान सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आपको कह दिया जाए कि सुल्तान कैसे चुने जाते थे, तो सुल्तान में एक तो वोटिंग से चुने जाते थे और दूसरा सीधे सीधे जो वंश वाले पद होते थे, है ना, कि वंशानुगत प्रणाली चलती रहती थी। तो चुनाव प्रणाली भी थी और वंशानुगत, केवल वंशानुगत सही नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। राज्य जो होता था, राज्य में सुल्तान सर्वोच्च पद केवल गद्दी पर बैठने के मामले भी नहीं है, न्याय का भी सबसे बड़ा न्यायाधिकारी कौन होगा? सुल्तान ही हो जाएगा। साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश यही हो जाएगा। सेनापति की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सेनापति कौन हो जाएगा? सुल्तान ही हो जाएगा। सबसे बड़ी धार्मिक शक्ति किसके पास? सुल्तान के पास हो जाएगी। सबसे, वैसे धार्मिक पद होगा कोई अलग, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सुल्तान ही होगा ना। सैनिक शक्ति भी इसी के पास हो जाएगी। शासन में सहयोग के लिए और अधिकारी रहेंगे, लेकिन ये हर तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। धर्म भी जैसा ये मानेगा सुल्तान, तो धर्म भी वैसे ही चलेगा राज्य में
दिल्ली सल्तनत में जैसा कि सुल्तान कहेगा। तो हर तरीके से सुल्तान महत्वपूर्ण पद, लेकिन सुल्तान अकेले तो पूरा चला नहीं सकता है, तो मंत्रीगण भी होते थे। और जो मंत्रीगण होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को मान लीजिए सुल्तान, तो सारे विभाग प्रधानमंत्री स्वयं नहीं संभाल सकता, तो उनके मंत्री भी रहेंगे। मंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को जैसे प्रशासन में सहायता करते हैं, ऐसे उस समय के भी मंत्री करते थे, है ना। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारे पद आ जाएंगे। उस समय हमने जब डिस्कशन किया था तो आपको वजीर के बारे में बताया था, हमने आपसे कहा था वजीर के बारे में। जैसे एक मंत्रीगण में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता था वजीर। अब वजीर क्या होता था? वजीर वास्तव में उस समय का पीएम होता था। अब तो पीएम ही सब कुछ है भारत में, लेकिन उस समय पीएम वजीर जो होता था उसको कहते थे। सुल्तान के नाम से जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति थी, तो वह सुल्तान के नाम से यही करता था। जैसे अभी अब सुल्तान राष्ट्रपति को कहना उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में यहाँ शक्ति है। आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति है, तो उसकी तुलना ज़रूर की जा सकती है। लेकिन जो वजीर होता था वो सुल्तान के नाम से जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता था, उनके बिहाफ पर। और सभी पदाधिकारी जो होते थे, जो अपनी बातें कहते थे, वो वजीर से ही जाके कहते थे। तो पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता था और इनकी बातें भी। भाई सुल्तान के पास इतना समय कहाँ है कि सारा काम वही करेगा, है ना। और वजीर का जो कार्यालय होता था, यानी कि जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, जैसा पीएमओ आजकल है, तो दीवान ए विजारत उसको कहते थे। ये वजीर का ही कार्यालय था, दीवान ए विजारत इसको कहा जाता था। ये इसका कार्यालय था। जैसे आज का पीएमओ है, उसी तरीके का ये कार्यालय हुआ करता था, है ना। वजीर की मदद करने के लिए नायब वजीर होंगे, इसके अंतर्गत और बहुत सारे लोग होंगे। नायब वजीर के नीचे फिर आप जाएंगे तो मुशर्रिफ मुमालिक होंगे, महालेखाकार के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मिल जाएंगे। मुस्तौफ़ी मुमालिक हो जाएंगे, जो महालेखा परीक्षक होंगे। मुशर्रिफ मुमालिक हो जाएंगे, जो प्रांत और अन्य विभागों में जितनी भी आय होगी, आय व्यय का लेखा जोखा रखेंगे। मुस्तौफ़ी मुमालिक जांच करने का काम करते थे, जो भी आय व्यय होता था। तो मुस्तौफ़ी मुमालिक, क्योंकि महालेखा परीक्षक होता था, मुस्तौफ़ी मुमालिक, नोट्स में आपके सब मिल जाएगा। ये एक्चुअली होता क्या था? महालेखा परीक्षक। और महालेखा परीक्षक इस जितना भी ये लेखा जोखा होता था उसका परीक्षण करता था, उसकी जांच करता था। तो ये वजीर के अंतर्गत जो दीवान विजारत है, दीवान विजारत में ये सारे पदाधिकारी आपको मिल जाते हैं। एक ऐसे ही हुआ करता था दीवान आरिज, पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो दीवान आरिज क्या होता था, इसको भी हम देख लेते हैं। दीवान आरिज, गेस करिए क्या है? दीवान आरिज। दीवान आरिज जो है ये सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था, तो वही कहलाता था दीवान आरिज। यानी कि दीवान आरिज का संबंध सेना से था, है ना। काम क्या होगा? जो भी भर्तियां होंगी सेना से ये संबंधित है, और सेना में ये क्या करेगा? भर्ती का काम ये करेगा। जितनी भी भर्तियां होंगी सैनिकों की, सैनिकों और घोड़ों की हुलिया रखने का काम, तो हुलिया रखने का, पहचान रखने का काम कौन करता था? तो ये सैनिकों का भी, जो सैनिक होते थे उनका, जो घोड़े होते थे, हाथी होते थे, उन सब का, घोड़े उसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जितना भी ये जो फौज है, फौज का निरीक्षण करने का काम भी होता था। तो फौजों का निरीक्षण भी यही करता था, फौजों का निरीक्षण का काम भी दीवान आरिज ही करता था। ये उसका विभाग हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? ये हो गया दीवान आरिज। दीवान आरिज की तरह दीवान लगा हुआ एक विभाग और को आपको मिल जाएगा, दीवान इंसा। तो जो दीवान इंसा है ये क्या है? दीवान इंसा जो होता था वो उस दिन डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया था, प्रश्न भी कई बार इस पे आए हैं। ये पत्र व्यवहार का विभाग हुआ करता था, है ना। जैसे शाही पत्र व्यवहार जो होते थे, जैसे शाही पत्र व्यवहार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पत्र व्यवहार हो रहे हैं, पारिवारिक जो शाही परिवारों के बीच में पत्र व्यवहार हो रहे हैं, महत्ता है इनकी। भाई किसी ने किसी सैन्य सहायता मांगी तो ऐसे ही तो उसकी सहायता की जाएगी या नहीं की जाएगी वो तो बात है, पहले लेटर तो रिसीव हो,
या इधर से किसी को भेजना है, कोई सूचना भेजनी है, तो ये दीवान इंसा है, ये शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी, उसका ये विभाग। इसके अंतर्गत अब जब पत्र लिखना होगा, अगर पत्राचार हो रहा है तो इसके लेखक भी होने चाहिए, है ना, दबीर होंगे इसमें। तो ये सब इसमें दीवानी इंसा के अंतर्गत होते थे। दबीर या लेखक एक ही चीज़ होते थे, है ना, लेखक को ही दबीर कहते हैं। तो दबीर या लेखक इसमें रहते थे। ऐसे दीवान रसालत हुआ करता था। दीवान जो रसालत है, ये क्या होता था? दीवान रसालत, इसमें थोड़ा सा दो तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये विदेश विभाग से संबंधित था, ज़्यादा इसमें यही कहा जा रहा है, विदेश मामलों से संबंधित विभाग था। यानी कि जो राजा उस समय हुआ करते थे, जो उस समय मतलब सुल्तान हुआ करता था, जैसे बहुत सारी एशियाई शक्तियां हैं, उनसे भी उनके संबंध थे। तो एशियाई शक्तियों से जो संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध जो उनके हैं, तो उनसे संबंध बनाए रखने के लिए, उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक विभाग ये होता था। लेकिन कहीं कहीं धार्मिक मामलों के विभाग से भी इसका वो किया जाता था। लेकिन इसका मुख्य रूप से जो संबंध था वो माना जाता है कि ये विदेश विभाग ही हुआ करता था। तो यहाँ से ये तीनों दिए हुए हैं, यहाँ से मैच करने के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मैच करने के लिए आप तैयार रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही दीवान रसालत हो गया। दीवान रसालत के बाद में एक, जैसे यहाँ पर अभी बात आ रही थी धर्म की, तो सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग और न्यायी विभाग, ये दो अधिकारी, जैसे एक धार्मिक विभाग सद्र उस सुदूर, और ये जो हुआ करता था, क्योंकि धर्म और न्याय को आप उस समय अलग नहीं कह सकते हैं। अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस्लाम धर्म के हिसाब से ही वहाँ की न्याय व्यवस्था सब चलती थी। इस कारण से इसको मिला के एक साथ देखा जा सकता है। तो सद्र उस सुदूर जो होता था, यहाँ पर ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सद्र उस सुदूर। तो जो सद्र उस सुदूर है, ये धार्मिक मामलों का विभाग था, धार्मिक मामले ये देखता था, है ना। इसके जो ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, धार्मिक मामलों के अधिकारी को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करने का काम यही करेंगे। है तो धर्म, लेकिन कानून भी इसी में आ जाएगा, है ना। जो भी दान की बात होगी, दान के रूप में धन वितरित करने, उलेमा जो होते थे, जो विद्वान होते थे, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी भत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, ऐड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा डिपार्टमेंट, वो सारा काम सद्र उस सुदूर का होता था। इसी से रिलेटेड एक होता था दीवान काजी। दीवान कजा एक विभाग हुआ करता था, और दीवान काजी एक हुआ करता था। तो दीवान काजी ये न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। सुल्तान सबसे प्राइम है, सबसे अपेक्स पे बैठा हुआ है, लेकिन दीवान कजा विभाग में जो ये काजी हुआ करता था, दीवान काजी, ये न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, है ना। न्याय विभाग का प्रधान जो होता था वो यही होता था, वो जिम्मेदारी इसी की है। न्याय व्यवस्था में जो भी निरीक्षण परीक्षण करना है, जो भी नई चीज़ें लागू करनी है, तो ये सद्र उस सुदूर से साठगांठ करके, साठगांठ का मतलब मदद लेके, उनसे उनकी सहमति लेके जो भी कानून होंगे, धार्मिक कानून, उनको लागू करने, उनका निरीक्षण करने का कार्य इसी का हुआ करता था, ठीक है। एक विभाग हुआ करता था बरीद मुमालिक। बरीद मुबालिक, ये सब मैंने बताया है आपको, लेकिन इकट्ठा हो जा रहा है। गुप्तचर उस समय भी होते थे, डाक विभाग भी होता था। तो डाक विभाग और गुप्तचर विभाग ये वरीद मुमालिक के अंतर्गत आता था। वरीद मुमालिक के अंतर्गत डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का ये अध्यक्ष होता था, है ना। बाकी हमने आपको दीवान अमीर को ही बताया था। कृषि विभाग हुआ करता था, कृषि विभाग का अध्यक्ष। दीवान मुस्तकराज मैंने डिस्कस किया था, लगान वसूली का अध्यक्ष हुआ करता था। दीवान मुस्तकराज अगर आपको न याद हो तो उसको नोट कर लीजिए। दीवान मुस्तकराज, ये सब मैच करने में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर तो बहुत सामान्य से ये प्रश्न है ही हैं, मैच करने में ये खूब पूछे जाते हैं यूपीएससी और पीएससी के लेवल पे। तो दीवान मुस्तकराज, तो दीवान मुस्तकराज क्या होता था?
दीवान ये मुस्तखराज, ये लगान वसूली का अध्यक्ष होता था। खा भी यहाँ पर कर सकते हैं, मुस्तखराज, तो लगान की जो बात है तो लगान वसूली का ये अधिकारी हुआ करता था। लगान वसूली का काम जो था वो इसी के पास था, दीवान ये मुस्तखराज के पास। दीवान ये इस्तिहाक भी एक विभाग हुआ करता था। दीवान ये इस्तिहाक, दीवान ए तो यही रहेगा, इधर लीजिए इस्तिहाक, इस्तिहाक नाम भी होता है ना, तो इस्तिहाक जो है ये इस्तिहाक पेंशन है, पेंशन विभाग। भाई जिन लोगों ने सेवाएं दी पूरी ज़िंदगी, अब वो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलना चाहिए ना, अब तो गवर्नमेंट ने पेंशन सब खत्म कर दिया, तो पेंशन विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था दीवान इस्तिहाक, है ना। ऐसे सर ए जानदार हुआ करता था, शाही गृह प्रबंधन का काम वो करता था। दीवान ये बंदगान हुआ करता था, गुलामों के प्रबंधन का। जहाँ पे दीवान ये बंदगान आएगा, दीवान ए बंदगान, तो ये गुलामों का विभाग था, गुलामों के प्रबंधन का, है ना। तो गुलामों का ये विभाग था, गुलामों का प्रबंधन करने का कार्य इसका हुआ करता था। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जो कभी भी आपके पेपर में छप के आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये सरल भी है, हम कर सकते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे। और अगर रिवीजन नहीं किए रहेंगे तो इसमें इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सारे ऑप्शन सही लगते हैं, चारों ऑप्शन, 4 ही तो ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में एक उत्तर होता है। इतना ही खोजने में, मतलब उत्तर भी आपको दे दिया जाता है और उसी को खोजने में हालत ख़राब हो जाती है। आप सोचिए 100 में से खोजना हो तो कितना कठिन हो, 4 ही में से एक उत्तर है, आपके सामने बैठा रहता है उत्तर, बिल्कुल सामने। ये कौन सी परीक्षा है, एक उत्तर आपके सामने बैठा है, केवल उसको छांट भर देना है। बात समझ में आ रही है, उसी में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, सल्तनत कालीन अब प्रशासनिक हो गया, अब स्थापत्य हम देख लेते हैं। स्थापत्य व्यवस्था, स्थापत्य, सल्तनत कालीन स्थापत्य देख लेते हैं। स्थापत्य सल्तनत काल में जो रहा है वो, क्योंकि ये इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग थे, भारत में इन्होंने शासन किया, तो भूमि भारत की है, ये इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसको इंडो इस्लामिक शैली बोलते हैं। इंडो इस्लामिक शैली इसको बोलते हैं स्थापत्य की, है ना। इसका विकास इस समय होगा और इस काल में कला का जो प्रमुख नमूना होगा वो मतलब क्या होगा, अरबी लिपि एवं अलंकरण की संयुक्त विधि एक होगी। अरबी की लिपियाँ, अरबी अलंकरण जो होगा उसकी एक संयुक्त विधि होगी, उसको अरबक्स कहते हैं। अरबक्स, तो अरबस्क, 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 हाँ ठीक है, अरबस्क, उसको अरबक्स कहेंगे, अरबस्क, अरबस्क उसको कहेंगे। तो इंडो इस्लामिक शैली होगी और अरबस्क इसका प्रयोग किया जाएगा। और इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का जो क्रमिक विकास है उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, शुरुआत से अंत तक। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत में शासन आते रहेंगे तो मुख्य रूप से 3 चरणों में हम इसको बांट कर देखते हैं। इसका जो प्रथम चरण होगा, पहला फेज, फर्स्ट जो फेज होगा वो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चरण जो स्टार्ट होगा आपका वो 1206 से स्टार्ट हो जाएगा। 1206 से 1206 से स्टार्ट होगा और 1296 ईस्वी तक ये चलेगा। और ये जो प्रथम चरण है 1206 से 1296 ईस्वी तक चलने वाला, इसको क्योंकि मामलूक उस समय, ममलूक या मामलूक कहते हैं ना, मामलूक वंश, गुलाम वंश का शासन था, तो यहाँ की जो शैली होगी ये उस समय की मामलूक शैली हो जाएगी। ये पहला चरण होगा, पहला चरण मामलूक शैली उसको बोल देते हैं। दूसरा जो चरण है वो 96 के बाद में शुरू होगा, सेकंड चरण। और सेकंड चरण जो है वो शुरू होगा 1296 से, और 1296 से ये 1316 तक चलेगा। बहुत समय, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होता है तो समय भी कम होता चला जाएगा, जल्दी परिवर्तन होते चले जाएंगे। ये जो चरण होगा 1316 तक ये रहेगा। इस समय खिलजी वंश का, तो ये खिलजी शैली हो जाएगी, है ना। तो दूसरे चरण में ये खिलजी शैली, अगर बहुत टफ प्रश्न बनेगा तो इतने चरण आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक आएगा तीसरा चरण, और जो तीसरा चरण होगा ये शुरू होगा आपका 1316 से, और 1300 फिर ये 98 तक चला जाएगा। और इस समय उसके बाद क्या होगा, मतलब ये तीसरा चरण ऐसे चल रहा होगा 1316 से
ये 98 ईस्वी तक, 1398 ईस्वी तक चलेगा। और उसके बाद में यहीं पर सल्तनत का विघटन चालू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो जाएगा। तो जो स्थापत्य और कला है इसमें अब क्या होगा, यहाँ पर विघटन होने के कारण ये जो पीरियड होगा उसमें विघटन होगा, इस कारण से क्षेत्रीय शैलियाँ उभर कर आएंगी। क्षेत्रीय शैलियाँ, कई प्रकार की क्षेत्रीय शैलियाँ, यानी विघटन होगा तो जहाँ पर जो होगा वो अपने प्रकार की शैली जो उसको पसंद होगी वैसा चलाएगा। तो अभी तक ये केंद्रीय शैलियाँ थीं, ये दोनों, ये सेंटर में एक केंद्रीय शैली के रूप में, यानी कि पूरे सल्तनत काल में ये काम कर रही थी, लेकिन यहाँ से क्षेत्रीय शैलियों का विकास शुरू हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा, केंद्रीय शैली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन रहा है ना। मेंस में भी ऐसा पूछा जाए तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कुतुब मीनार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुतुब मीनार में एक बेसिक प्रश्न यही बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार एक बेसिक प्रश्न है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है ना। तो कुतुब मीनार एक तो आपको याद भी रहता है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया, ऐबक द्वारा ये निर्मित है। इसके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, अब ये किसके नाम पे बनवाया गया था, ये भी आपको पता है ना। कौन सा है, कौन था ये कुतुब मीनार, किसके नाम पर, अपने नाम पर बनवाया था या किसके नाम पे, ज़रा खोजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुतुब कौन था ये, बख्तियार, कुछ याद है आपको, भाई इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ। और इसको जो कुतुब मीनार है इसको ये भी माना जाता है कि ये विजय स्तंभ भी है ना। इसको विजय के उपलक्ष्य में, तुर्की विजय से संबंधित इसको करके देखा जाता है कि ये विजय स्तंभ भी है। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार हो गया। ऐसे ही आपसे ये पूछ लिया जाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो ऐबक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक तो कुतुब मीनार इम्पॉर्टेंट है, कुतुब मीनार इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी जो है कुतुब मीनार एक हो गई, कुतुब मीनार के साथ में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी इम्पॉर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में ही सब रहेंगे है ना, ये मस्जिद है। तो ये दोनों ऐबक से संबंधित है, जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं है ना। और ये इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद थी, ये भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद, पहली तुर्क मस्जिद, इस बारी तुर्क की बात आती है ना, तो पहली तुर्क मस्जिद भूलिएगा नहीं, ये कुव्वत उल इस्लाम जो है ये पहली तुर्क मस्जिद थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत सारे मस्जिद और बनेंगे, मकबरे बनेंगे, मीनार बनेंगे, तो उनमें से कुछ प्रमुख हमको देखने भी पड़ेंगे। इन लोगों ने तो बनवा के छोड़ दिया, ये सब चले गए, अब वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे होंगे। अब यहाँ पे पढ़ना हम लोगों को पड़ता है, याद करना पड़ता है, नहीं हर जगह तो हम लोग घूमे नहीं हैं, तो याद ही करना पड़ता है, कई बार रटना पड़ता है, नाम भी ऐसे हैं कि मिक्स कर जाते हैं। एक आपको मिल जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो हमने आपको बताया। तो सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा जितनी भी मस्जिदें बनाई गईं उनमें से पहली तुर्क मस्जिद का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। 1195 में इसका निर्माण शुरू होगा और 1199 ईस्वी तक इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा करा देगा। अगला एक है इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में दो विचार हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसको क्या कहा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? इसमें एक विचार है मार्शल का, है ना, और एक विचार इसमें एक दूसरे लेखक हैं पर्सी ब्राउन, उनका है। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन कहते हैं, चलो पहले मार्शल ही देख लेते हैं। मार्शल कहते हैं कि 2.5 दिन में बनके तैयार हो गई थी। पर्सी ब्राउन कहते हैं 2.5 दिन का मेला लगता था, यानी कि बनने की स्टार्टिंग हुई और 2.5 दिन में बनके तैयार हो गई, इस कारण से इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कह दिया जाता है। पर्सी ब्राउन का कहना नहीं, 2.5 दिन का यहाँ मेला लगता था। जिस स्थल पर इस मस्जिद का, ये है क्या, ये मस्जिद है, तो जिस स्थल पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया वो जो स्थल था वहाँ 2.5 दिन का मेला लगा करता था, इस कारण से ऐसा हुआ। ये दो विचार हैं। ठीक है, बनवाया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही था। एक और जोड़ लीजिए उसमें, कुतुब मीनार
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का है। और ये जो मस्जिद है इसमें क्या है, मतलब इसमें ये जो मस्जिद है ये एक वास्तव में पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, है ना। इसका निर्माण जो है वो विग्रह राज ने करवाया था। फिर कुतुबुद्दीन जब ऐबक आता है तो इस संस्कृत विद्यालय को तोड़वा देता है, विग्रह राज ने जो बनवाया था, और इस संस्कृत विद्यालय की जगह पे ये मस्जिद का निर्माण कराता है। तो उसके स्तंभ और जो सारी चीज़ें हैं अंदर, उसमें उसके भीतर कब्र आपको मिलेंगे, और उसमें कब्रों पर असंख्य मानव चित्र मिलेंगे, चेहरे मिलेंगे, हाथ पैर मिटे हुए ऐसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, ये है कहाँ, तो ये अजमेर में है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है इसके बारे में, कहाँ पे है, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, अजमेर में। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये वास्तव में पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। दूसरा है इसमें, जैसे कुतुब मीनार के बारे में एक डिटेल प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कुव्वतुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत इस्लाम आपने देख ही लिया, वो पहली तुर्की शैली की यहाँ पे स्थापत्य का उदाहरण आपको मिल जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार। अब जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है। कोई बात नहीं, 1193 की बात है, ये शुरू कर देता है। लेकिन कुतुब मीनार की ये एक ही मंजिल का निर्माण करा पाता है तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसके ऊपर 1, 2 और 3 ये एक मंजिल तो ऐबक बनवा देता है। फिर ये वाली जो मंजिलें हैं ये इल्तुतमिश बनाता है, ध्यान रखिएगा, ये 3 मंजिलें। बाद में क्या होता है, एक बार इसमें कुछ आगजनी हो जाती है या कुछ ऐसे नुकसान होता है तो इसकी एक मंजिल ये वाली, ये एक ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 3 बाद में इल्तुतमिश बना रहा है ना, तो ये जो 3 मंजिलें इसमें से ये ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है उस समय। तो ये इल्तुतमिश, कुतुब मीनार में एक ऐबक, इल्तुतमिश। उसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इस चौथी मंजिल की मरम्मत कराता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक इस चौथी मंजिल को मरम्मत कराता है और एक मंजिल इसमें और जोड़ देता है, 5वीं। तो 3 लोग इसके निर्माण से रिलेटेड है, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। ऐबक ने 1, इन्हें 3 मंजिल जोड़ी और फिर 5वीं ये जोड़ देता है। तो 5 मंजिला ये इमारत जो है ये ऐसे बनी। ये मुअज्जिन के लिए बनाई गई थी, नमाज लोग यहाँ पे पढ़ते थे, और ऐसे इसका डेवलपमेंट ये रहा है। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। ये तीनों आपसे विभिन्न एग्जामों में समय समय पर अक्सर पूछ ली जाने वाली स्थापत्य कलाएं हैं, है ना, रचनाएं हैं, मस्जिदें हैं, जो भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या डिस्कस करना है। अरे अभी और भी स्थापत्य हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा कि किसने बनवाया और क्या है, कहाँ है। ठीक है ना, कोई भी ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये किसने बनवाया और कहाँ है, यही बेसिकली पूछा जाता है। एक है सुल्तानगढ़ी, तो ये मकबरा है, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी ये है क्या, मकबरा। बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने। किसकी याद में बनवाया था, इसका बेटा हुआ करता था, बड़ा पुत्र होता था, मतलब इसका था नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। नसीरुद्दीन महमूद की याद में इसको बनवाया था। ये कब्र है, और ये जो मकबरा है ये भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। भारत में पहला तुर्क निर्मित मकबरा। जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्यार, पहला पहला प्यार हुआ तुमसे, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कभी भूलता नहीं है, वो वैसे ही बना रहता है। बाकी लोग आते जाते रहते हैं जैसे भी है। तो ये जो है पहला मकबरा था, और ये क्योंकि पहला था तो मुस्लिम शैली तो इसमें मिलेगी ही, क्योंकि बनवाया इन लोगों ने था।
लेकिन ये हिंदू शैली के नज़दीक आपको मिलेगा। हिंदू शैली, स्थापत्य की जो हिंदू शैली है, हिंदू शैली के नज़दीक मिलेगा, क्योंकि पहला मकबरा है, उसके पहले ऐसा बना नहीं है। इल्तुतमिश ये मकबरा सुल्तानगढ़ी का बनवाते हैं, फिर एक इल्तुतमिश का भी मकबरा है। और इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इसके बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इल्तुतमिश को एक तो यही ध्यान रखिएगा कि खुद ये इल्तुतमिश जो था, इसको मकबरों का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि पहला मकबरा इसी ने बनवाया है ना। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के निकट इल्तुतमिश का मकबरा है, और इस मकबरे पर कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, उसी के पास में है, और उसमें कुरान की आयतें बनी हुई हैं, मतलब खुदी हुई हैं। और इल्तुतमिश के मकबरे में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हिंदू जो शैली है, हिंदू शैली को हटा के इस्लामिक शैली लाने का प्रयास इसमें किया गया था। इस्लामिक शैली को लाने का प्रयास किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो यहाँ पर है वो बलबन का भी मकबरा हमको देखना है। लेकिन हाँ, इल्तुतमिश से संबंधित एक चीज़ और देख लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अब मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उनकी दरगाह, ये कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे। तो इनकी दरगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकबरे का फिर विस्तार भी किया था। तो सल्तनत काल में सूफी संतों के लिए ये दरगाह या खानका बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने बनवाया था, तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। और बाद में इसका विस्तार कौन करेगा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी करेगा। अलाउद्दीन खिलजी, एक से जान जाइए, अलाउद्दीन खिलजी करेगा। तो ये तीन इल्तुतमिश से ये रिलेटेड है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। बलबन का मकबरा हम देख लेते हैं। बलबन का मकबरा, लाल महल जानते हैं? बलबन ने लाल महल बनवाया था। मकबरे में तो एक दिन सबको जाना है। हिंदू धर्म में जला दिए जाएंगे, बाकी मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में मकबरे बनवा दिए जाते हैं। अगर बहुत अच्छा काम करेंगे तो, नहीं तो जलाने के बाद कुछ दिन बाद सब खत्म, दाह संस्कार हो गया या मिट्टी हो गई, उसके बाद कौन याद रखता है। ठीक है, तो बलबन का जो मकबरा है, बलबन ने लाल महल भवन का निर्माण कराया था, उसमें रहता था। बाद में जब इसका मकबरा बनेगा, क्योंकि बलबन अब जान रहे हैं, तो बलबन इस्लामी शैली वाला मकबरा इसका बनाया जाएगा। तो बलबन का मकबरा ऐसे ही है। लेकिन लाल महल, ये भवन का निर्माण ही इसने कराया था, उसमें रहता था। अलाई दरवाज़ा ऐसे ही है। अलाई दरवाज़ा जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जो सबसे अच्छी कृतियाँ हैं, अलाई दरवाज़ा उसमें आता है। अलाई दरवाज़ा है ना, और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ इमारत है उसकी ये, उसमें से ये आता है। 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य इसने पूरा कराया था। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक चौकोर इमारत है। अलाई दरवाज़ा जो है ये चौकोर इमारत है, ये ध्यान रखिएगा। और अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि, है ना, अमूल्य निधि। अमूल्य निधि किसकी? इस्लामी वास्तुकला की। इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि इसको कहा जाता है। ये बात मार्शल ने कही थी। मार्शल ने इसको कहा इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि। तो अलाई दरवाज़ा ये हो गया। ठीक है, और क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन चल रहा था, तो उसी के शासन काल में खिज्र खां होते हैं ना, तो खिज्र खां ने एक जमात खाना मस्जिद बनवाई थी। जमात खाना मस्जिद, खिज्र खां, जमात खाना मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया था। और इस्लामिक शैली में निर्मित ये पहली मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित है।
पहली मस्जिद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेंगे अब तुगलक में आ जाइए। तुगलकाबाद, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सीमा पर, पहाड़ियाँ दिल्ली में है ना, तो दिल्ली की सीमा पर ऊंची पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर एक बसाया था, है ना। तो इस नगर में उसने 56 कोट का एक दुर्ग बनवाया था, 56 कोट। तो तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? बस इतना याद रखना है, गयासुद्दीन। तुगलकाबाद, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए GDT ही लिख लीजिए, ये इसकी स्थापना इसी ने की थी। ठीक है। एक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक काम किया था, विजय मंडल बनवाया था। अष्टभुजाकार छत इसकी विशेषता है। इसके ऊपर विजय मंडल जो बनवाया था अष्टभुजाकार, है ना, सनकी टाइप का ये था ही। तो विजय मंडल का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो MBT ने करवाया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, अष्टभुजाकार, इसके ऊपर छत बनवाया था इसने। ऊपर की जो छत थी वो अष्टभुजाकार, इसका अष्टभुजाकार मतलब आकार जो था अष्टभुजा वाला था। ठीक है। ऐसे ही एक आता है जहांपनाह नगर। तो ये भी जहांपनाह नगर जो है ये भी इसी का है, मोहम्मद बिन तुगलक का। जहांपनाह नगर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के बीच में इसका निर्माण किया था। और ये नगर था और इसमें 7 मेहराबों का पुल आज भी इसमें देख सकते हैं आप। तो विजय मंडल जहांपनाह नगर जो था वहीं पर इसने ये बनाया था। विजय मंडल जो है ये इसी के जहांपनाह नगर में ही था। ये ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी MBT ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको मैंने बताया था। देवगिरी का नाम इसने रखा दौलताबाद, और दौलताबाद की स्थापना करके इसने क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था, कैपिटल अपनी स्थानांतरित किया था। सनक गया था ना, ये वही सांकेतिक मुद्रा वाला है। ठीक है। और वहाँ पे फिर जब स्थानांतरित किया इसने राजधानी, तो जब कोई सुल्तान कुछ करेगा तो बड़े लेवल पर करेगा, छोटा मोटा कुछ नहीं करेगा। भले फेल हो पास हो, लेकिन वो बड़ा होगा। वहाँ पे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दी, बड़े बड़े महल बनवा दिए, बिल्डिंग बना दिए। इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट है निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा तुगलक शैली में निर्मित है। सफ़ेद काले संगमरमर पत्थरों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये ध्यान रखिएगा। 12 खंभा कितने लोग सुने हैं? 12 खंभा वहाँ पे अदालत है ना इस समय दिल्ली में। तो 12 खंभा का निर्माण भी उस समय सराय के रूप में कराया गया था। सारे किसी भी धर्म के लोग, जाति धर्म उसमें नहीं माना जाता था, मजहब कोई वो नहीं था, जाके उसमें आरामगाह था, वो जाके उसमें आराम कर सकते थे। 12 खंभा। ठीक है। तो तुगलक शैली में इसका निर्माण कराया गया था। आवास के रूप में इसका उपयोग, मतलब आरामगाह नहीं, आवास के रूप में इसको आप कह सकते हैं। आरामगाह गलत बोल दिया मैंने, इसका उपयोग किया जाता था। फिरोज शाह कोटला, है ना, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा, इसको जो मैदान है अभी फिरोज शाह कोटला, तो फिरोज शाह तुगलक का है, वो उसी के नाम पर है। याद रखने की में कोई दिक्कत नहीं है। फिरोज शाह जो कोटला का मैदान है, तो ये फिरोज शाह के द्वारा ही कराया गया था, FST के द्वारा ही कराया गया था इसको। और यहीं पे अंबाला ज़िले के टोपरा गांव से अशोक स्तंभ लाकर यहाँ पर जो दिल्ली फिरोज शाह कोटला ये दुर्ग का निर्माण इसने कराया था। ये दुर्ग, तो यहीं पर ये अशोक स्तंभ लाके यहीं पर स्थापित इसने किया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और इस दुर्ग में एक मस्जिद भी बनवाई, क्योंकि इनकी उपासना होती थी तो मस्जिद का निर्माण ये लोग कराते थे। काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, दरगाह ये शाह आलम, ये सब यहीं पर इसने बनाया था। फिर ये जब FST जाएंगे तो इनका भी, फिरोज शाह तुगलक का भी मकबरा बनेगा। दिल्ली में जो हौज खास है ना, हौज खास के समीप इनका मकबरा बनेगा। इनका जो मकबरा होगा, इनका मकबरा हौज खास के पास बनेगा, हौज खास में, है ना। और हौज खास में जो ये मकबरा बनेगा ये वर्गाकार मकबरा होगा। वर्गाकार मकबरा FST का बनाया जाएगा। ठीक है। मकबरे की दीवारें सफ़ेद सीमेंट की बना दी जाएंगी, है ना। और फिर इसमें बाद में सिकंदर लोदी जब होगा तो वो कुछ सुधार कार्य भी करवाएगा।
ऐसे खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, तो खाने जहां तेलंगानी जो था ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री हुआ करता था। इनका ये मंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री इनका हुआ करता था। और उसकी स्मृति में इसी के पुत्र जूना शाह ने ये मकबरा बनवाया था। बनवाया उसने नहीं है मकबरा, ये जूना शाह। तो जूना, ये इनका मकबरा जो है, इनका जो मकबरा होगा ये इसी का बेटा होगा। तो ये मकबरा बनवाएगा जूना शाह, ये इसका तेलंगानी का बेटा होगा जूना शाह, इस मकबरे का निर्माण कराएगा। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक की मकबरे में सिकंदर लोदी को सुधार कार्य करवाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बहलोल लोदी आएंगे तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करा देंगे। 3 मोहराब 5 गुंबदों वाला बहलोल लोदी का मकबरा बनेगा और ये लाल पत्थरों से निर्मित होगा। तो बहलोल लोदी का कभी भी पूछ लिया जाए, बगलोल का बहलोल लोदी, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये लाल पत्थर से एक तो निर्मित होगा, है ना, और इसमें 3 स्तंभ होंगे, 3 मेहराब होंगे और 5 गुम्बद होंगे। 3 मेहराब 5 गुम्बद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बहलोल लोदी का मकबरा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। सिकंदर लोदी फिर मरेंगे तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा बनेगा तो इब्राहिम लोदी करवाएंगे उसका निर्माण। लोदी गार्डन जो है ना, लोदी गार्डन दिल्ली में फेमस पार्क है वो लोदी गार्डन, अक्सर चर्चा में वो बना रहता है अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण। तो ये जो लोदी गार्डन है, लोदी गार्डन में किसका मकबरा है? सिकंदर लोदी। लोदी गार्डन में ये स्थित है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा, और इसका निर्माण कौन कराएगा? सिकंदर लोदी का मकबरा है, इब्राहिम लोदी करवाएगा, है ना, लोदी गार्डन में दिल्ली में, वहां पे ये आपको दिख जाएगा, है ना। और इसमें बहुत सारे और स्मारक मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी, सब आपको पुल मिल जाएंगे, है ना। और ये जो मकबरा है जो सिकंदर लोदी का, ये अष्टभुजाकार मकबरा है और उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। अष्टभुजाकार, 8 अष्टभुजाकार ये मकबरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अष्टभुजाकार मकबरा होने के कारण से ये इम्पोर्टेंट है। अष्टभुजाकार कैसे बनेगा आप बना के देख लीजिएगा। अष्टभुजाकार मकबरा, 8 भुजाएं इसमें होंगी। यहीं पे बड़े खां छोटे खां के मकबरे भी मिल जाएंगे जो सिकंदर लोदी ने खुद बनवाया था। सिकंदर लोदी ने मोती मस्जिद भी बनवाई थी और मोट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने मोती मस्जिद, ये पूछी गई है, और मोट की मस्जिद, इसका भी निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, मोट की मस्जिद लोदियों की स्थापत्य कला का एक मतलब एक अनूठा उदाहरण, सुंदरतम नमूना मार्शल ने कहा है, इसको माना जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये पूरा हो गया। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लामी पद्धति सॉरी इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो बलवन का मकबरा हो जाएगा। बलवन, इस्लामी पद्धति से निर्मित पहला मकबरा, ये बलवन का मकबरा हो जाएगा, है ना। और अगर अष्टभुजाकार मकबरा आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम, वैसे तो ये इनका जो सिकंदर लोदी है वो भी अष्टभुजाकार का मकबरा है उसका भी, लेकिन प्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिरोज तुगलक का था। अष्टभुजाकार में प्रथम फिरोज शाह तुगलक का था, है ना। और लोदी काल का जो मकबरा है वो, मतलब इसमें बहुत मकबरे हुए, तो लोदी काल को मकबरों का काल भी कह दिया जाता है ना। और द्विगुम्बदीय शैली का जो निर्माण था वो सिकंदर लोदी के समय प्रारंभ हुआ था, मकबरों में 2 गुम्बद बनाने का, तो सिकंदर लोदी के समय ये प्रारंभ हुआ। तो सिकंदर लोदी 2 गुम्बदों के लिए जाने जाते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, स्थापत्य हो गया। अब हमको साहित्य देखना है, 5 मिनट और लगेगा। साहित्य देख के, कुछ किताबें हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनको देख के इसको हम समाप्त करते हैं। साहित्य जो इस समय का है, तो सल्तनत काल में
फारसी साहित्य आपको मिलेंगे, लाहौर इसका मुख्य केंद्र होगा, है ना। और उस समय अमीर खुसरो भी आपको मिल जाएंगे। अमीर खुसरो के उस समय की जो जानकारी आपको चाहिए तो अमीर खुसरो के ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, जैसे तारीख अलाई है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में, उस समय की जो प्रारंभिक 15 वर्ष की घटनाएं हैं वो उन्होंने उसमें दिखा दिया है। उस समय राजकीय पुस्तकालय भी बनाए गए, और राजकीय पुस्तकालय जब बनाया गया तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन था उस समय, राजकीय पुस्तकालय का अध्यक्ष उन्होंने अमीर खुसरो को बनाया था, है ना। तो अब साहित्य और संगीत हम देख रहे हैं, तो अमीर खुसरो इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार बन के निकलेंगे, ठीक है। तो इनकी रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको पुस्तकालय का अध्यक्ष किसने बनाया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको पुस्तकालय का अध्यक्ष बना दिया था, है ना, पुस्तकालय का अध्यक्ष। पुस्तकालय का अध्यक्ष इनको जलालुद्दीन खिलजी ने बना दिया था, ठीक है। अब इस समय कुछ, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे अमीर खुसरो की रचनाएं भी हमको देखनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं आपको पता होंगी और कुछ आप जानते हुए भी नहीं जानते होंगे। लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी, सब लोग जवान होते हैं, है ना, तो लैला मजनू वाली कहानी। सिरी फरहाद की कहानी, ये भी इन्हीं की है ना। हस्त बहिस्त, ये प्रेम कथा इन्होंने लिखी थी। ये हो गई, और क्या बचा, तारीखे दिल्ली, ये इनकी रचनाएं हैं। लैला मजनू, सिरी फरहाद, तारीखे दिल्ली, उल फरायद, है ना, रस-ए इलाज अफजल, ये सब इनकी रचना है। रस-ए इलाज अफजल, ये इनकी रचना है। देवल रानी व खिजर खां, ये भी इनकी एक रचना है। ये भी इनकी एक रचना है। ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का सीदी किसे कहा जाता है, तो भारत का सीदी इनको मत कहिएगा। हसन ए दहलवी को, वो गजल लेखक थे, गजल गाते थे, है ना, उच्च किस्म की, उच्च बढ़िया बढ़िया गजलें उनकी हैं। तो हसन ए दहलवी को भारत का सीदी कहा जाता है। हसन ए दहलवी, ये भारत का सीदी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस समय की जैसे एक कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं और देख लें बस, इसमें और कुछ है नहीं। संगीत वंगीत बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पूछा उछा नहीं जाता है। संगीत इन लोगों कहाँ प्रश्रय ही नहीं दिया। कुछ रचनाएं हैं उनको देखते हैं। जैसे 3 रचनाएं मैं आपको एक ही तरीके की बता रहा हूँ। एक है सियासतनामा, एक जफरनामा, और एक है हसरतनामा। सियासतनामा, जफरनामा, हसरतनामा। लेकिन ये तीनों रचनाएं अलग अलग व्यक्ति की हैं। सियासतनामा निज़ामुल मुल्क तुसी की है, जफरनामा किसकी है, जफरनामा यजदी की है, मौलाना यजदी। और जो हसरतनामा है, हसरतनामा जियाउद्दीन बरनी की है। बाकी तो आप इनकी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वही तो बताना है। तारीख़ फिरोज़शाही वगैरह तो आपको रटी हुई है ना। रहला तो आप जानते हैं, इब्न बतूता की। तो इस तरीके की ये रचनाएं, और सब मैंने बताई हैं बीच बीच में, तो ये 3 रचनाएं भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य को भी हमको देखना है, उससे भी प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आगे मुगल। थैंक यू सो मच।